स्पेशल इंग्लिश क्लास का रिवीजन क्लास नंबर 2 है और यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9 है। यहाँ सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। अब सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। क्लियर है ना? अब करने वाला जनरल रूप से देखा जाए तो दो तरीके का होगा, या तो सिंगुलर टाइप का होगा या तो वो किस टाइप का होगा? प्लूरल टाइप का होगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, सिंगुलर टाइप का होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा ही, सी, इट और एक नेम आता है। और प्लूरल टाइप का होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आता है? आई, यू, वी, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। या ये तो हो गया बेसिक डिफिनेशन जो हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा डिफिनेशन जो कि सब जगह काम आए, वो ये है आपका सब्जेक्ट मीन्स होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसे कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब जो होता है वो एक्शन को बताता है। वर्ब क्या करता है? जनरली वर्ब जो एक्शन मीन्स होता है काम। एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। ये काम को बताता है। क्लियर है? और ये जो नाउन और प्रोनाउन होता है ना, नाउन या प्रोनाउन, ये दोनों या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। मतलब समझे? इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन करता है। लेकिन अगर वर्ब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना पड़ता है और उसका नाम हो जाता है इन्फिनिटिव। और उसका सेंस किससे निकलता है? ना, नी, ने से निकलता है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। दूसरा तरीका है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, है ना, और इसको बना देंगे जीरंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाकर? आईएनजी लगाकर इसको, ये बन जाता है जीरंड और इसका सेंस निकलता है ना, नी, ने। अगर इसको एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया तभी ऐसा करेंगे। वर्ब को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, यानी कि एक वर्ब के बारे में बात की गई है, तब उस सिचुएशन में दो तरीका है, या तो उसके पहले टू लगा दें या तो उसके बाद आईएनजी लगा दें और सेंस निकलेगा नानी ने, और दोनों काम करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। दोनों किसकी तरह काम करेगा? हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक डियर भी है। डियर भी ये जो है, अभी कल मैंने बताया था, ये जो डियर है ये सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट में ये न्यूट्रल सब्जेक्ट होता है। तो देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि देयर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी आता है, सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल वर्ब आता है। अगर इसके पहले सिंगुलर वर्ब है तब, सॉरी, इसके बाद में, मतलब देयर के साथ अगर सिंगुलर थिंग्स की बात की गई है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की गई है, मेन जो है, जैसे एक राजा था, किसके बारे में बात हो रही है? एक राजा। तो एक्चुअल में तो सब्जेक्ट कौन है? मेन कौन है? एक राजा है ना? मेन है एक राजा, तो उसके बारे में बात किया गया है, तो एक राजा के अनुसार वो आ जाएगा। एक राजा था, लेकिन देयर को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। अच्छा, देयर के साथ आर या वर भी आता है अगर देयर वाले सेंटेंस में प्लूरल थिंग्स की बात की गई है। तो यहाँ सब्जेक्ट मत करिए, यहाँ पर कर दीजिए। अगर सिंगुलर थिंग्स की बात किया गया है तब इजी आवाज लगेगा। अगर प्लूरल थिंग्स की बात की गई है तब वहां पर क्या लगेगा? आर या वर लगेगा। क्लियर है ना? जैसे एक राजा था तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? देयर वाज अ किंग। 7 रानी थी। रानी एक नहीं है, रानी कितनी है? 7 है। ज्यादा चीज की बात कर रहे हैं तब क्या होगा? देयर वर 7 क्वींस। क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए, टू वॉक इन मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह के समय टहलना क्या है? सेहत के लिए लाभदायक है। एक्चुअली वॉक क्या है? वर्ब है। वॉक क्या है? वर्ब है। लेकिन यहां पर बात हो रही है सुबह के समय में टहलने की, इन द मॉर्निंग। बात किसके बारे में हो रही है? सुबह के समय में टहलने की बात हो रही है। तो जब भाई वर्ब के बारे में बात हो रही है ना, तो ये एक्चुअल में वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है। वर्ब तो है लेकिन ये काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। जब वर्ब को सब्जेक्ट की तरीके से काम करवाना रहता है तब क्या किया जाता है? या तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दिया जाता है, लगा भी है, या तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
के पहले क्या लगा दिया जाता है, टू लगा है। क्लियर है ना। अब ये वर्ब की तरह नहीं बल्कि सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ये इन्फिनिटिव है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो भाई इज ही तो आएगा। क्लियर है ना। अच्छा, फिर एक आता है इट, भी आपका सब्जेक्ट होता है और इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। और इट का यूज जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तब वहां इट का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्लियर है ना। इट का कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए इसको एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या न्यूट्रल सब्जेक्ट। कौन सा केस है, तो मोए दादा सीटी बजाते हैं और बारिश में भीग कर मर गए, मर गए, निपट गए। ठीक है, अभी आपको कोड याद हो गया ना। तो इट का यूज मंथ, ईयर, डेट, डे, सीजन, टाइम और रेन। अगर इसके केस में हुआ है तो, इसके केस में हुआ है तो वहां पर इट का कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे मैं कहूं, है ना, बताओ आज कौन सा दिन है, आज रविवार है। आज किसका वार है, रवि का वार है, इसलिए वो छुट्टी नहीं करता है ना। क्लियर है। आज रविवार है तो इसकी इंग्लिश जो होती है सही मायने में देखा जाए तो इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। आज रविवार है। क्या यहाँ इट का कोई मतलब निकल रहा है, नहीं, है ना। लेकिन इट सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो यही होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दिन के लिए आया तब इट का कोई मतलब नहीं निकला, और किसके किसके लिए इट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये मंथ, ईयर, डेट, डे, सीजन, टाइम, रेन। कोड क्या, मोए दादा सीटी बजाते हैं बारिश में भीग गए। क्लियर है ना। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन सेक्शन। ओके, अब ट्रांसलेशन का एक ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। अच्छा, यहां तक समझ में। ये रिवीजन क्लास है, इसके पहले स्पेशल इंग्लिश क्लास वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी, आप उसमें से डिटेल से देख सकते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन सेक्शन है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है विल यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट। कोई काम करेगा कि नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। कोई काम करना है कि नहीं, कोई काम करोगे कि नहीं। जैसे देखो लिखोगे कि नहीं, तो विल यू राइट और नॉट। अब किसी से पूछना है पढ़ोगे कि नहीं, ये बताओ, विल यू स्टडी और नॉट। याद करोगी कि नहीं, विल यू लर्न और नॉट। खाना खाओगी कि नहीं, विल यू ईट और नॉट। इस तरह से कहीं जब पूछना हो, जाओगी कि नहीं, मार के भगाऊं, जाओगी कि नहीं, तो विल यू गो और नॉट। क्लियर है ना। सुनोगी कि नहीं, विल यू लिसन और नॉट। साइकिल चलाओगी कि नहीं, विल यू राइड द बाइसिकल और नॉट। तो इस तरह से जहां आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, बहुत आसान स्ट्रक्चर है ना। क्लियर है। लिखवाओगी कि नहीं, तो विल यू डिक्टेट और नॉट। समझाओगे कि नहीं, विल यू एक्सप्लेन और नॉट। समझ पा रहे हो ना। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 10 है और वैसे एडवांस लेवल की चीज आ गई है, लेकिन थोड़ा सा आपको नरेशन में पता होता है कि क्या होता है। जो चीजें नियर चीजों को जब हमें फॉर दिखाना होता है ना, पास की चीजों को दूर दिखाना होता है, तो उस सिचुएशन में दिस को चेंज करेंगे डैट में, दीज को चेंज करेंगे दोज में, हियर को चेंज करेंगे देयर में, या कभी कभी हियर को हियर में ही रहने देते हैं, वो कंडीशन अप्लाई होती है। हेंस को चेंज करते हैं थेंस में, नाउ को चेंज करेंगे देन में, एगो को चेंज करेंगे बिफोर में, BEFORE, बिफोर में चेंज करेंगे। क्लियर है ना। और टुडे को चेंज करेंगे डेट डे में, और टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। ये जब आप नरेशन करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। अभी समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो और अच्छी बात। यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर को चेंज करेंगे लास्ट को द प्रीवियस। वीक लगा वीक लगा दो, मंथ लगा मंथ लगा दो, ईयर लगा तो ईयर लगा दो। हाइदर को चेंज करेंगे हाइदर में, 10 को चेंज करेंगे सो में, द डे बिफोर यस्टरडे को चेंज करेंगे द डे बिफोर, नमस्ते, द डे बिफोर यस्टरडे को चेंज करेंगे 2 डेज बिफोर में। किसमें, ये सब नहीं होगा, किसमें चेंज करेंगे, है ना, 2 डेज बिफोर में चेंज करेंगे। ओके। अच्छा, 2 नाइट का मतलब आज की रात, ये साथ में रहता है, यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पर ऐसे रहेगा। बहुत गलती लिखती हो आप,
टू नाइट को चेंज करेंगे डेट नाइट में, और लास्ट नाइट को चेंज करेंगे द नाइट बिफोर द प्रीवियस नाइट में, कम को चेंज करेंगे गो में, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज टाइम में चेंज करते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट 11 है आपका सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन कंडीशन भी है मेक्स अस अ कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस देना चाहिए। और एक कंडीशन और है, इन अ डिफिनिट आर्डर, एक डिफिनिट आर्डर में होना चाहिए। सेंटेंस की कंप्लीट डिफिनेशन ये होती है। सेंटेंस क्या है, तो आप बोलोगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अस अ कंप्लीट सेंस इन अ डिफिनिट ऑर्डर। क्लियर है। या ऐसे बोल सकते हो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर दैट गिव्स अस या मेक्स अस अ कंप्लीट सेंस। अच्छा, हिंदी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट बाद में, वर्ब सबसे बाद में, है ना। लेकिन जो इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है स्वभाव, सब्जेक्ट पहले, वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर जो है सबसे बाद में। क्लियर है ना। अब जैसे देखो, लेकिन भाई जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो 3 ग्रुप की बात होती है। ध्यान देना, कुछ याद आया। हाँ, जैसे आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, 1 2 3 4 शब्द का समूह है, ये एक्चुअल में सेंटेंस है। आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, सेंस दे रहा है लेकिन पूरा सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें। क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो लेकिन कंप्लीट सेंस दे भी सके ना भी दे सके, तो उसे कहते हैं क्लॉज कहते हैं, है ना। लेकिन इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, क्या जंगल में, क्या मंगल दंगल, पता नहीं, मतलब सेंस नहीं आ रहा है, जबकि शब्दों का समूह है, ना ही सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। समझ में आया, इसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। अभी क्लियर हो पाया। मतलब शब्दों का समूह अगर कंप्लीट सेंस दे तब सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो क्लॉज, अगर वो शब्दों का समूह हो, सब्जेक्ट या वर्ब दोनों ना हो या एक ही ना हो, तब वो क्या होगा, फ्रेज होगा। क्लियर है ना। आगे, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में 3 मिले आपको, एक सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंस देना चाहिए, क्लॉज जो कि जिसे कहते हैं उपवाक्य, जो कि जहां सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है ना। और यहाँ पर फ्रेज होता है वाक्यांश, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, और ये जो है नॉट सेंस, ये सेंस भी नहीं देता है, नॉन सेंस होता है, 1 नंबर का जो है नॉन सेंस होता है, मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है। क्लियर है ना। चलो, अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के जगह पर 2 शब्द आया है तो जो मेन रहेगा उसे मेन शब्द या मेन वर्ड, और जो उसके बारे में बताएगा उसे क्वालिफायर कहेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में 3 शब्द आ गया, 3 से ज़्यादा आ गया, तो मेन को मेन सब्जेक्ट कहेंगे, और जो उसके बारे में बताएगा उसे एडजेक्टिव कहेंगे, ADJECTI भी एडजेक्टिव कहेंगे, और जो एक्स्ट्रा आया रहेगा उसे डिटरमाइनर कहेंगे। डिटरमाइनर में अगर AN द आ जाता है तब उसे आर्टिकल कह दिया जाता है। क्लियर है ना। और जो ये एक्स्ट्रा रहता है उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। जैसे देखो, आ ब्यूटीफुल गर्ल इन माई रूम, मेरे कमरे में एक सुंदर सी लड़की, बात किसके बारे में कर रहे हैं, लड़की के बारे में, लड़की के बारे में कर रहे हैं। वो कहाँ है, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में सुंदर सी लड़की। अब देखो यहाँ मेन कौन है, लड़की है, ये मेन सब्जेक्ट हो गया। लड़की कैसी है, सूरत है कि बदसूरत है, खूबसूरत है ना। तो ये ब्यूटीफुल उसकी विशेषता हो गई, ये एडजेक्टिव हो गई। और ए डिटरमाइनर है, लेकिन AN द आ गया तो आर्टिकल कह सकते हैं। क्लियर है। और इन माई रूम ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। समझ में आया। वर्ब, प्रेडिकेट में 2 सेक्शन होगा, एक वर्ब वाला, प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो पोर्शन बचे वो प्रेडिकेट, विधेय होती है। अरे हिंदुस्तान के वासी, कई सारे हर चीज की हिंदी में मत जाओ, पागल हो जाओगे। ठीक है। देखो प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है भाई, विधेय होती है। ये 2 तरह का होगा, एक तो वर्ब वाला सेक्शन और एक ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन, है ना। क्लियर है।
अच्छा, ऑब्जेक्ट के दो सेक्शन होंगे। अगर ऑब्जेक्ट में लिविंग है तब वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। अब जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, ए मैन आ बुक हिज गेव टू यहाँ सिस्टर, ऐसे क्वेश्चन आता है और कहते हैं सेट करो, इसको सही ऑर्डर में करो। तो सही ऑर्डर में क्या होगा, आ मैन ए कैपिटल में, गेव आ बुक टू हिज सिस्टर, मतलब पहले नंबर पर ए होगा, दूसरे नंबर पर क्या होगा, मैन होगा, तीसरे नंबर पर होगा गेव होगा, चौथे नंबर पर क्या होगा, ए होगा, पांचवें नंबर पर क्या होगा, बुक होगा, छठे नंबर पर क्या होगा, टू होगा, सातवें नंबर पर क्या होगा, हिज होगा, आठवें नंबर पर क्या होगा, सिस्टर होगा। अब इसको सेट कर दो और लास्ट में फुल स्टॉप, पहला अक्षर कैपिटल में। समझे, ऐसे आता है एग्जाम में, हाई स्कूल में। सेंटेंस को रीऑर्डर करो, करेक्ट करो। और यही इंटर में कैसे पूछ लेते हैं, करेक्ट करो, मतलब उल्टा पुल्टा दे देंगे, कहेंगे सही करो, पंक्चुएशन लगाओ, चिन्ह लगाओ, चिन्ह का मतलब कैपिटल लेटर कहाँ होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, ऐसे घुमा कर आ सकता है। फॉल्स फॉर मी फॉर गिव शुड, ये क्या है देखो, फॉल्स फॉर मी फॉर गिव शुड सेंटेंस है, जबकि क्या इसे आप सेंटेंस कहोगे, अरे शब्दों का समूह तो है, तो क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि पूरा सेंस नहीं दे रहा है, सही ऑर्डर में भी नहीं है। मान लो सेंस हम निकाल भी लेते हैं लेकिन ऑर्डर तो नहीं है, एक निश्चित क्रम में तो नहीं है, तो इसका सही क्या होगा, पहले नंबर पर क्या होगा, यू गायब की है ना, यहाँ पर यू लिख दो भाई, यू लिखवाए गए होगा, ये हमें लगता भूल गई, ठीक है। पहले नंबर पर क्या होगा यू, दूसरे नंबर पर क्या होगा शुड, तीसरे नंबर पर क्या होगा फॉर, और चौथे नंबर पर क्या होगा गिव, पांचवें नंबर पर क्या होगा मी, छठे नंबर पर फॉर, और सातवें नंबर पर फॉल्स। तो सही क्या बना, यू शुड फॉर गिव मी। अरे यार फॉर गिव एक में रहेगा, क्या बताऊं कितना गंदा लिखती हो, क्या रहेगा फॉर गिव रहेगा। देखो हाँ, लेकिन इतना स्पेस दोगी तो भाई अलग ही दिखेगा ना, ये देखो लो अब ऐसा होगा, फॉरगिव, यू शुड फॉरगिव मी फॉर फॉल्ट्स, तुम्हें गलतियों के लिए मुझे माफ करना चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई ये बड़े काम की चीज है, याद रखना, अच्छे से समझना, इसको अंदर जाने देना। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो स्पीच होता है ना, स्पीच का मतलब होता है लेक्चर, स्पीच का मतलब होता है भाषा, बात, विवाद, कथन, स्टेटमेंट, है ना, ये सारी चीजें होती है। और यहाँ पार्ट का मतलब भाग, पार्ट्स कर दो। तो स्पीच के कितने, मतलब एक बात को कितने पार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले डिफिनेशन समझते हैं। सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए 8 विशेष शब्दों का एक समूह बनाया गया है। उन्हीं 8 शब्दों के समूह को ही क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 8 शब्दों में से ही हमें शब्दों की जरूरत होती है। अब ये 8 शब्द कौन से हैं, जनरली सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, ठीक, कंजंक्शन, और क्या होता है इंटरजेक्शन होता है। क्लियर है। ये चीज होता है आपका नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन संबंध बोधक शब्द, कंजंक्शन संयोजक शब्द, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। क्लियर है ना। अब क्या होता है चलो देखते हैं। यहाँ सी इज स्टडिंग इन हर रूम, वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। तो सी क्या है, नाम के लिए आया है, प्रोनाउन है। इज स्टडिंग ये क्या है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या, हर क्या है, एडजेक्टिव है, कमरे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और रूम क्या है, नाउन है। समझ में आया। अब देखते हैं भैया नाउन कितने प्रकार का होता है। नाउन समझो, ठीक है। नाउन वो होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि जिनका भी नाम होगा नाउन है, यानी दुनिया की हर चीज नाउन है, तू भी नाउन है, सब नाउन है, मैं भी नाउन है। हाँ सही
सही है। जैसे साइंस में हर चीज पदार्थ होती है ना, वैसे इंग्लिश में हर चीज क्या होती है, नाउन होती है, जिनका नाम होता है। डिफिनेशन भी होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों काउंटेबल नाउन होता है, ये दोनों क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्लियर है, इतना समझ पाए, ये होता है